हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 10 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। ऑप्शन फर्स्ट है स्किनर के सीखने के सिद्धांत, सेकंड है पियाजे के सीखने के सिद्धांत, थर्ड है चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत और फोर्थ है ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत। तो देखिए, यहाँ पर अनुकरण की बात की गई है जो कि स्किनर के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम में प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों से 1, 4, A, L अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। सेकंड है शिक्षार्थियों से O, 8, B, Q अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। थर्ड है शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले हम छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या सिखाते हैं, वैसी संख्याएं या फिर वैसे अक्षर या अंक जो कि सीधी रेखाओं से बने हों। क्योंकि बच्चे को शुरुआती में उतना ज़्यादा नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि हमें कैसे क्या लिखना है, तो उससे जो सीधी रेखा में अंक बने हो या फिर अक्षर बने हो वो लिखने के लिए कहें। फिर उसे घुमावदार अक्षर या अंक लिखने के लिए कहें, जैसे कि इसमें 8 दिया गया है, B दिया गया है, तो इसमें ज़्यादातर घुमावदार आकृतियां हैं। उसके बाद बच्चे को स्वस्वर पठन करने या फिर आप चाहें तो कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए उसे बोल सकते हैं, जब इन दोनों की योग्यता आ जाए तब। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द दीवार शब्दों का वह समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है संरचित कहानी कथन, सेकंड है कठिन शब्दों का उच्चारण, थर्ड है अक्षरों की बनावट और फोर्थ है मूल शब्दों को समझना। तो देखिए, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, मूल शब्दों को समझना इसका सही आंसर है। कठिन शब्दों का उच्चारण की तो कोई बात ही नहीं हुई। कहीं पर लिखित अगर सामग्री है या फिर चित्रित है, मुद्रित है, तो उसे देखकर आप उच्चारण करना कैसे सीख सकते हैं? या तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डैश पठन का सार तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट है अक्षर ज्ञान, सेकंड है अर्थ, थर्ड है वर्तनी और फोर्थ है प्रवाह। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, पठन का सार तत्व या फिर पढ़ने का जो मूल अर्थ है वो अर्थ से ही शुरू होता है। केवल वर्तनी को या फिर अक्षर ज्ञान को हम पठन नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन फर्स्ट है कल्पना शक्ति, सेकंड है सक्रिय श्रवण, थर्ड है समझ और फोर्थ है संरचना। तो देखिए, यहाँ पर सुनने की बात की गई है, इसलिए इसमें सक्रिय श्रवण तो होगा ही, साथ ही समझ भी होगा। समझ के ही उसका आरेख प्रस्तुत करेंगे, उसे लिखेंगे। इसमें जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सबसे कम इसका उपयोग हो सकता है। कल्पना शक्ति, इसमें कुछ भी कल्पना करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, सेकंड है इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए, थर्ड है लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है और फोर्थ है दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। तो देखिए, इसमें बात की जा रही है संक्षेपण की यानी सारांश की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, किसी भी कहानी का शीर्षक जानना। वो क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, वो एक तरीके से समरी ही होता है, उसका सारांश होता है, जो मूल भाव होता है उसी को हम लोग शीर्षक के रूप में देते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है?
ऑप्शन फर्स्ट है, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। सेकंड है, कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। थर्ड है, आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ है, कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। इसमें बात की जा रही है अनुमान लगाने की, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या है, एक वाक्य में प्रयुक्त करना है, इसमें अनुमान तो कहीं से आया नहीं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने से भी इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है स्पष्ट तौर पर कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। सेकंड है, एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। थर्ड है, शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। और फोर्थ है, विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो देखिए, इसमें इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों को यानी बच्चों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए कुछ शुरुआती यानी स्टार्टिंग में जो भी वाक्य हो सकते हैं, जो सेंटेंस हो सकते हैं, वो उन्हें बताना उनके लिए एक अच्छा आधार है या बेस है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। सेकंड है, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकलवाने के लिए कहना। थर्ड है, परसर्ग को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहना। फोर्थ है, विभिन्न वाक्य देना और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण नहीं है। इसमें बात की जा रही है आगमन विधि की, जो कि होता है उदाहरण से नियम की ओर, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। सेकंड है, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना। थर्ड है, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना। और फोर्थ है, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। केवल मातृभाषा के आधार पर उसी से पढ़ाना हम बहुभाषिकता नहीं कह सकते, बल्कि मातृभाषा से शुरू करके और अन्य भाषाओं से जुड़ना बहुभाषिकता होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। बहुभाषिकता का अर्थ है कि शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना और उसके बाद केवल नहीं है, इसमें इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है, क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। सेकंड है, दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्य काल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। और फोर्थ है, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, यह कल बहुत तेज और डैश भाग होगा, भागा होगा, भाग गया था, या फिर जो भी बच्चे को इच्छा हो वो उसमें भरे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न इसमें आ गया। इसमें बच्चे का जो भी विचार होगा वो इसमें भरेगा। इस तरीके के प्रश्न बच्चों के लिए रुचिकर होते हैं। आप केवल परिभाषाएं लिखने के लिए, रेखांकित करने के लिए या फिर वर्कशीट पर कार्य करवाने को हम सही नहीं मानते, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण करना और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, सीखने का आकलन। सेकंड है, योगात्मक आकलन। थर्ड है, पोर्टफोलियो आकलन। और फोर्थ है, आकलन कार्य। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, इसे हम पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं। इसमें बच्चे का जितना भी सीखने का जो भी कार्य किया जा रहा है और जैसे भी जिस भी तरीके से किया जा रहा है, अवलोकन के माध्यम से या फिर किसी अन्य चीज के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से जो भी चीज होता है उसको रिकॉर्ड रखा जाता है, एक फाइल में लिखा जाता है, उसे ही हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वनियमों की नियमावली। सेकंड है स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, यानी रेस्टोरेंट का जो भोजन का मेन्यू होता है वो दिखाना। थर्ड है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना। फोर्थ है प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, स्वनियमों की नियमावली की इसमें कोई भी बात नहीं की जाती है। प्रामाणिक कार्य वे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा लिखे गए होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है ये हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट गलत है और क्योंकि गलत है वही हमसे पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना। सेकंड है दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना। थर्ड है कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। और फोर्थ है दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। इसमें बात की गई है कि नए शब्द को अर्थ प्रदान करता है, उसका अर्थ बताता है और वाक्य में कैसे प्रयोग करना है वो भी बताता है। तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी कंटेंट को, किसी भी पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ सकते हैं। जहां भी जरूरत हो, जहां भी नया वर्ड आए, जहां हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसके माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, जब नव वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय, जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है कल्पनाशीलता, सेकंड है संरचना बनाना, थर्ड है मसौदा तैयार करना और फोर्थ है संपादन। तो देखिए इसे पढ़कर, यहाँ से यहाँ तक के लाइन को पढ़कर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि यह वाक्यों को अच्छे से तैयार नहीं किया गया है, विचारों को अच्छे से लिखा नहीं गया है। इसलिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए अच्छे से। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 10 जनवरी को पूछे गए थे और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।